गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास वंस अगेन। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेम इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ बच्चे, इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पहले वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पढ़ा था माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, फोर्स सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट के ऊपर मैंने आप सभी को क्लियर करवाया था। बट सेकेंड चैप्टर में और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ मैं आज की क्लास में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है बच्चे डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ टेरिटरी का मतलब होता है कि रीजन, जहां पर हम द एरिया, जहां पर वर्ल्ड में जहां इंडिया है। अब इंडिया की बात करूं देखो बेटे, तो ये हो गया आपका टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ इफ आई कम टू द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इट, डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज अ टेरिटरी दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पर पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट हो सकते हैं फ्रीली, मूव कर सकते हैं फ्रीली। एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। बट अगर मैं बात करूं आपके बच्चे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। अब देखो बच्चे, अगर मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूं, तो सपोज मैं इंडिया में उड़ीसा में रहता हूं, मेरा कोई फ्रेंड मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, या फिर वो पैसे वहां कमा रहा है, वो जो भी पैसे कमा रहा है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। बट क्या डोमेस्टिक टेरिटरी वाटरवेज इंक्लूड करता है? जो बिजनेस वाटरवेज ऑन हो रहे, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं? जी हाँ, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। नाउ स्टूडेंट्स, apart from political frontiers, some more areas are also there which are included in domestic territory। तो चलो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी मींस लैंड के अलावा और कौन कौन से रीजन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड, पहले पॉइंट है शिप्स। बच्चे, एयरक्राफ्ट owned and operated by normal resident between two or more countries। सपोज एयर इंडिया, वो रन करते हैं फ्लाइट इंडिया से जापान के बीच में, तो बच्चे उनको इनकम हो रही कि नहीं? यस, इट इज इंक्लूडेड। एयर इंडिया इंडिया का है, तो दैट इज इंक्लूडेड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वो फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम बिटवीन इंडिया टू जापान, पैसेंजर को लेके जा रहे हैं इंडिया से जापान तक को, तो उनको जो भी इनकम होता होगा वो नेशनल इनकम में आपको ऐड कर किया जाता है। उसी तरीके से शिप्स, इफ देयर शिप्स आर ऑपरेटिंग इन इंडियन ओशंस और इंडियन ओशंस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो दैट एरिया इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरा सेकंड वाला पॉइंट वही रहने वाला है शिप्स के बारे में। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। अगर कोई शिप्स है या फ्लोटिंग रिग्स वगैरह है, वो इंटरनेशनल वाटर जैसे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रहा है, तो बेटे वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में इंक्लूड होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एम्बेसी के बारे में। नाउ बच्चे, एम्बेसी होता क्या है? अगर सपोज मान लो मैं यूएसए गया और यूएसए पे मैं चला गया, बट अब मुझे वहां रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं है, राइट और नॉट? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर हमारे ही लोग को वहां पर एक ऑफिस ओपन करवाया, ताकि जो भी हमारे लोग इंडिया से जाएंगे सबसे पहले वो ऑफिस में जाके रिपोर्ट करेंगे और वो बंदा हमारे पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज नोन एज फॉरेन एम्बेसीज। इस तरीके से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्रीज में पीपल को भेज के वहां पर एम्बेसीज ऑफिस लोकेट करवाई है, ताकि कोई भी इंडियन वहां पर जाए तो सबसे पहले जाके वो वहां पर हमारे ऑफिसर से, इंडियन जो गवर्नमेंट ने ऑफिसर वहां पर पुट किए, उनसे जाके मिल सके। ओके, सो वो सभी चीजें, सपोज फॉरेन एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए फिर ये भी डिस्कस कर लिया जाए कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे
एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री की अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जापान की एम्बेसी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश है या सेट है तो वो जापान के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ located within the geographical boundaries of a country. Now this will also not be included under domestic territory of a country. चलिए, आज की क्लास का हमारा दूसरा कंसेप्ट रहेगा नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट refers to those individuals or institutions who normally resides in a country for more than a year and who have center of economic interest in that country. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो रेसिडेंट उस डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और रेसिडेंट कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज इन दैट लोकेशन। ओके, नाउ हम नॉर्मल रेसिडेंट क्यों फाइंड आउट करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेशनल income, in order to estimate a country's national income. For a country, people living in India, they set up factory, industries, etc. यहाँ पर इंडिया में फॉरेनर्स भी आके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं, राइट? एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे ऑल्सो रेसाइड्स इन द कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर। तो वो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका फाइनल वैल्यू हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए हम फाइंड आउट करते हैं हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द estimate of national income. Okay, now come to the next point. Following are not included in normal resident. पहला पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। बेटे जो बाहर से आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, बेटे उनको नॉर्मल इंसिडेंट में इंक्लूड मत करो। सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हमारे कंट्री में जो बाहर के ऑफिसेस, एम्बेसीज लोकेटेड है इंडिया में, और जहां वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, वो बाहर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, बट इनका तो इंटरनेशनल एरिया है तो ये नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, यूएनओ का ऑफिस या यूएन का ऑफिस यहाँ लोकेटेड है, अमेरिका से यूएन ऑफिस में यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो अमेरिका का माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रू मेंबर्स, फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर। बच्चे ये सब ध्यान रहे, ये एक साल से ज्यादा कहीं ना रहे, एक साल के अंदर अंदर अगर ये कहीं पर रेसाइड करते हैं तो ये नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर। नाउ फॉर एग्जांपल, बॉर्डर्स, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अगर हमारे बंदे यूएसए जाते हैं कोई टूर पे तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ना ही कि वहां के। अगर वो कुछ काम से गए, कंट्री के काम से गए, कंट्री ने, गवर्नमेंट ने कुछ भेजा उनको कुछ टूर पे, तो वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस, क्या सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दोनों एक है? जी नहीं, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके, लेट अस डिस्कस हाउ दे आर टू डिफरेंट टर्म। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं बच्चे, तो ये एक लीगल कंसेप्ट है, और ये हमें कैसे मिलता है? अगर एक पर्सन बोर्न इन इंडिया, ही इज ऑटोमेटिकली द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाती है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। या फिर अगर एक पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और बेटे उसने अप्लाई किया यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लॉ ने उसको अलाउ कर दिया कि वो सिटीजन बन सकता है, तो उन केसेस में एक पर्सन सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री और इंडियन कंट्री हो सकता है। रेसिडेंटशिप क्या होता है? एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है जो कि बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन, और वो पर्सन कंट्री में एक साल से ज्यादा वहां पर स्टे किया है, राइट? तो अगर ये दो कंडीशन मेट हो जाती है तो हम बोल सकते हैं वो एक कंट्री का रेसिडेंट है। चलिए, इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं ओवर होती है। पार्ट 1 की क्लास यहीं होती है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है आप सभी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।